नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर और पिकअप की टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। अजय निषाद की भाजपा में घर वापसी। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के टिकट पर हारे थे लोकसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन आज से शुरू। 8 ने कटाई रशीद, 1 प्रत्याशी ने कराया नामांकन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। यह दर्दनाक घटना मीनापुर के दरहीपट्टी चौक के समीप घटी, जब पूजा करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन की ईंट लदे एक ट्रैक्टर से जबरदस्त टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन में सवार सभी लोग पूजा अर्चना करके वापस लौट रहे थे। दहीपट्टी चौक के पास तेज रफ्तार के कारण पिकअप और ईंटों से लदे ट्रैक्टर के बीच सीधी और जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में मरने वाले सभी लोग मीनापुर थाना क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। वहीं इस दुर्घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए, जिसमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घटना हुई है जो हमारे गांव से हरकामान साई से और कुछ लोग पुरैनिया से सब गए हुए थे शिवरा स्थान मेला। वहां से लौटते क्रम में खेमाई पट्टी के दरही पट्टी के आसपास एक गाड़ी और थी, कोई गाड़ी है जिसको हम नहीं जान रहे हैं, और पिकअप में दोनों में टक्कर हुआ है, जिसके कारण से 3-4 आदमी का मौत हो गया। 4 आदमी का, जो हरकामान साई का एक बंधु सहनी है और एक बिंदा सहनी है। ये दोनों आदमी हरकामान साई के हैं और एक चंदेसर सहनी है जो पुरैनिया का है। 3 आदमी डेथ कर गए हुए हैं और 2-3 आदमी का नाजुक हालत जी। सबका उम्र 50 पार, सब 50 से ऊपर ही हैं। और आदमी जो छोटा छोटा बच्चा सबको दिक्कत है वो मीनापुर हॉस्पिटल पीएससी में है। लगभग उसमें 20 से 22 आदमी थे। पिकअप के ढाला में बैठ के सब आदमी आ रहे थे। ये घटना हुई है मीनापुर से खेमाई पट्टी बाजार से पहले दरही पट्टी के पास जी। खेमाई पट्टी ये लगभग 1 घंटा पहले, वही 6 बजे के आसपास जी। वहाँ स्थानीय प्रशासन मीनापुर के साथ यहाँ पे लाया गया है। महाराज केवल का स्थान है जहाँ सहनी लोग हर साल जाते हैं, हर महीना में जाते हैं पूजा करने। वहाँ से हम लोग पूजा करके लौट रहे थे, हम भी उसी गाड़ी में थे। तो गाड़ी में थे, खेमाई पट्टी में शाम का समय था, करीब ना खेमाई पट्टी में पड़ता है वो। तो उधर से ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैफिक भी सांझ के टाइम में थोड़ा रहता है और लाइट भी थोड़ा ट्रैक्टर का भी कमज़ोर था, पिकअप का भी कमज़ोर था। और इसी बीच में साइड से लगा है डाला में साइड से लगने के बाद पिकअप का साइड का जो चदरा होता है वो पूरा समटा गया है। पीछे लोग दरी बिछा के अपना जो उसमें बैठे हुए थे, तो पूरा लोग जैसे कि जैसे चदरा के साथ है रोड पर फेंका गया है। गाड़ी रुक गया है। हम लोग गाड़ी में से आगे से उतर के आए, देखे हैं तो 10-12 आदमी रोड पर छिटाया हुआ था। जो उसमें घायल था, जिसका लगा कि हमको कि इसको बचा सकते हैं, तो सबको चदरा हटा के उसको बचाए। तुरंत गाड़ी पर भेजे, एम्बुलेंस फ़ोन हुआ, एम्बुलेंस आया, प्रशासन भी 112 आ गए, वो भी सहयोग किए और तुरंत उसमें से मेडिकल भेजे। 4 गो उसमें डेथ कर गया।
जिसमें 3 आदमी जेंट्स हैं जिसका उम्र 65, 70, 75 के आसपास में होगा, और एक बच्ची है जो 10 साल के अंडर एज है, 10 साल के नीचे है। यही घटना हुई। कुल कितने लोग सवार थे पिकअप में? पिकअप में वही 18 से 20 आदमी के आसपास में थे, बच्चा उच्चा सब, महिला विला लेके। महिला चूँकि वहाँ लोग जाता है तो पिकअप में अपना पीछे चादर उधर बिछा के या लोग अपना बैठ के बर्तन उर्तन भी लेके जाना पड़ता है यहाँ से। अभी सवार थे? अब हम आगे थे पिकअप में। करने के दौरान हुआ? नहीं, ओवरटेक नहीं हुआ, ओवरटेक नहीं हुआ। इधर से ही गाड़ी जा रहा, पिकअप जा रहा था, उधर से ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैफिक हुआ है, लाइट हमको लगता है कि दोनों का कमज़ोर था। लाइट कमज़ोर के वजह से दोनों गाड़ी में साइड से लगा है, जिसके लोग डेथ किए हैं और घायल सब एक ही परिवार के हैं क्या? वो सब सहनी परिवार का है, सब एक ही खानदान का है। टक्कर हुआ है जिसमें 4 व्यक्ति की मृत्यु हुआ है, अन्य लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। कहाँ के लोग हैं? हरका मनसाही के लोग, ट्रैक्टर जो चालक था? हरके मनसाही के सभी लोग वहीं के। मुजफ्फरपुर में शौच के लिए निकले शख्स की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मनियारी गांव की है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय चंदेश्वर सहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक शौच के लिए गया था। जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तब लोगों ने पानी में खोजना शुरू किया, तब जाकर उसका शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो लेटिंग गए थे, सर्च करने गए ना तो गोर खसक गया, खसका से उसी में ग्रुप गया। ग्रुप करने के बाद चप्पल लोग देखा, तो गया तो देखा जब चप्पल है तो होगा तो इसी में गमछा यारी पर करके और नीचे खसक गए। तो लोग देखा हुए 1-1.5 घंटा के बाद तो देखा जब भाई नहीं है, तो गया वो पोखरी पर तो देखा जब भाई गमछा लुंगी है ये है या वो है ये नहीं है। हाँ, तो वही जाल उल गिराया गया है। थाना उना आ गया, मीडिया वाले पहुँच गए वहाँ, तो सब आकर के चेक किए हैं तब जाके तो निकला है। वो चंदेश्वर सहनी। कै वर्ष के थे? वो लगभग 60 वर्ष के था। घटना कब हुआ है? ये आज ही हुआ है 8 बजे में। आज सुबह? हाँ, सुबह। कौन गांव में हुआ है? मनियारी। घर से कितना दूर हट के हुआ है? घर से 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर हट के। सर्च करने गए थे? हाँ, सर्च करने गए थे तो उसी में खसक गया। आप कौन हुए उनका? हम उनका साला हुए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोतीलाल सहनी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं जो गुजर गए तो गरीब है, मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। कै गो बाल बच्चा है? बच्चा तो उनका है 5-6 गो। हाँ, 5-6 गो। क्या हो गया घटना? घटना हुआ है से हमको तो पता चला है, से हमको पुतो फ़ोन किया है तो हमको घटना पता चला है से हमको पापा जी वहाँ डूब गया है, से पोखर पर गए हैं कोई पैर धोने के लिए, और इसके बाद पैर स्लिप कर गया है, और स्लिप करने के बाद उसी में डूब गए हैं। तो जाल फंदा से सब अपना ये सब लोग निकाला है, डूब कर निकाला है लोग। 8:30 बजे घटना है, 8:30 बजे घटना है। तो हमको मालूम हुआ है तो हम वहाँ चौं पे हैं, तो यहाँ पर हम आए हैं, पोस्टमार्टम कराने आए हैं सर। हाँ, हो गया सर। क्या नाम था मृतक के? चंदेश्वर सहनी। कै वर्ष के थे? वही 60 वर्ष का। 60 वर्ष के। कहाँ के रहने वाले थे? मनियारी का। मनियारी। कौन गाँव? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। वे शुक्रवार देर शाम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अजय निषाद 2 बार मुजफ्फरपुर से सांसद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद वे कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर उन्हें भाजपा के ही राजभूषण चौधरी निषाद से हार का सामना करना पड़ा था। उनकी पत्नी रमा निषाद भी भाजपा में शामिल हो गई। अजय निषाद ने 2014 और 2019 में 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर मुजफ्फरपुर में सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद वे बागी होकर कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट दिया, लेकिन अजय को 2.34 लाख वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के सिंबल पर लड़े राजभूषण निषाद चौधरी जीतकर संसद पहुंचे और मोदी कैबिनेट में भी राज्य मंत्री बन गए। बहुत तेरे शिकायतें थी आपसे, बहुत तेरे शिकायतें थी आपसे, आपने गले जो लगाया मैंने सब भुला दिया। भाइयों, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है
और समझिए कि मैंने घर वापसी किया। कहते हैं कि सुअर का भूला शाम में अगर घर लौट आए तो उसको भूला नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरा सदस्यता गठन किया हूँ। मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी जो निर्देश करेगी मैं उसका सत्संग पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाएं तरफ बैठे हुए हैं, मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद रहे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से मुजफ्फरपुर लोकसभा के पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं और इनका परिचय तिरहुत क्षेत्र में कैप्टन जय नारायण निषाद जी और उस परिवार से आते हैं और इनकी एक प्रतिष्ठा पूरे बिहार के अंदर है। और मेरे दाहिनी ओर श्रीमती रामा निषाद जी हैं और आज श्री अजय निषाद जी और श्री रामा निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से स्वागत करता हूं। अजय निषाद जी और रामा निषाद जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी सशक्त होगी और विशेष करके जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी के रूप में पार्टी के लिए और संगठन के लिए इनका योगदान होगा। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस एवं राजद के करीब आधे दर्जन विधायक भी 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक संदेश पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और सामाजिक क्षेत्र हो, पूरे बिहार के अंदर ये संदेश चला गया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं और जो बिहार को विकसित बिहार का सपना पूरा करने का काम श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि विपक्ष हताशा में चला गया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे बिहार में आज मुझे लगता है कि 20 से 22 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं, आजादी से लेकर आज तक। और विपक्ष के कुछ नेता बोलते हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, यानी 2 करोड़ 70 लाख परिवार बिहार के अंदर है। 2 करोड़ 70 लाख परिवार में हर घर में सरकारी नौकरी। सोच सकते हैं कि जब 20 लाख में लोगों को सरकारी नौकरी है तो करीब 70,000 करोड़ हम वेतन और सैलरी और अन्य सुविधा में खर्च करते हैं। तो 70,000 करोड़ को अगर आप 14 से गुना कर दीजिए तो करीब 7-8 लाख करोड़ वेतन के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह करके ये सब बातें कोई हताशा में ही कर सकता है। उसको हम लोग डिप्रेशन में इस तरह की बात कर सकता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और कानून का राज, मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विकास पूरे बिहार के अंदर मतदाता और जनता के बीच आज गारंटी का काम कर रहा है। विपक्ष अभी से लेकर पूरे इलेक्शन तक अब सिर्फ जात पात की बात करेगी। समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने के लिए
विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भूरा बाल साफ करो। ये किस तरह की विचारधारा और किस तरह का परिवेश आप समाज में लाना चाहते हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं गरीब का कल्याण हो, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको बराबर का अधिकार मिले, लेकिन आप समाज को जात पात में अब बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब विकास का कोई मुद्दा नहीं। लालटेन के जमाने से बिहार जो है बिजली की रोशनी में आ चुका है। स्टीमर और जहाज से जब हम सोनपुर और हाजीपुर जाया करते थे, आज 4 लेन 6 लेन गंगा पर पुल बन गया है और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास की चर्चा और विकास ही हमारा जो है आने वाला चुनाव का मुद्दा बन रहा है। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन काटी विधानसभा से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार ने नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान होना है और नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक की है। नामांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उम्मीदवारों के लिए साथ केवल 3 वाहनों और 5 लोगों को ही अनुमति दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी 11 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन स्थलों का निर्धारण कर दिया गया है। सुरक्षा, विधि व्यवस्था और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। सभी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी को सुबह 9 बजे तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने और अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया गया है। नामांकन अवधि के दौरान पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक के यातायात को निर्देश दिया गया है कि वह वहां व्यवस्था सुचारू रखे और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था मुजफ्फरपुर क्लब एवं खुदराम बोस स्टेडियम में सुनिश्चित करे। 95 कांटी विधानसभा से हैं। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी की ओर से नाम वीरेंद्र कुमार। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। इससे पहले जो वहाँ नेता रहे भ्रष्टाचारी हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते हैं, सभी की अपनी अपनी भूमिका है, कोई खराब नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार कौन किया आपका द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ? भ्रष्टाचार कोई जनता थोड़ी करती है, नेता के बारे में पूछ रहे हैं। नेता थोड़ी भ्रष्टाचार करते हैं, नेता सभी तो लगे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में। भ्रष्टाचार तो पदाधिकारियों के द्वारा होती है। मतलब पहले वाले नेता जो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो आप क्या कदम करिएगा? जो विधि व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है, नेता की भ्रष्टाचारी थोड़ी खत्म करनी है। भ्रष्टाचार तो व्यवस्था में आती है ना। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। आज काटी विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र नामांकन हुआ है। उनका नाम है वीरेंद्र कुमार, पिता बनवारी शाह, ग्राम दामोदरपुर, और ये राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से इनका नामांकन हुआ है। 2 सेट में नामांकन? 2 सेट में नामांकन। बाकी अन्य नहीं किए? सिंगल है। आज अपना परिचय देंगे। मैं CDPO काटी मीरा कुमारी। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 11 विधानसभा में शुरू हो गई है। 11 बजे से नामांकन होना है 3 बजे तक, और 17 तारीख जो है वो अंतिम तिथि है। उसी क्रम में जो तैयारियां हैं विधि व्यवस्था को लेकर के, जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। सारे हमारे ROs, AROs और उनकी पूरी टीम जो है वो तत्पर है। हेल्प डेस्क हम लोगों ने बनाया है। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी है कि किन्हीं को नामांकन के संबंध में कोई जानकारी चाहिए कि कैसे नामांकन प्रपत्र को भरना है, या जो एफिडेविट है फॉर्म 26, उसमें सारी सूचनाएं सही तरीके से दर्ज होनी चाहिए, कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, या अन्य जो भी दस्तावेज हैं उनके बारे में किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो संबंधित RO के कार्यालय परिसर में जो हेल्प डेस्क बना है वहाँ आप जा कर के वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 18 तारीख को स्क्रूटनी है, फिर आगे की जो कार्रवाई है 20 तारीख को विड्रॉल है।
तो वो सारी प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है और पूरी तैयारी है सभी आरओज़ की। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग नॉमिनेशन की प्रक्रिया को भी संपन्न कराएंगे और उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की पूरी टीम जो है सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कराएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। इस दौरान तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एनडीए पर जमकर हमला बोला। कहा कि 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने बिहार में 5 लाख रोजगार दिए और 20 साल की सरकार ने क्या दिया। बिहार सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए रोजगार देने के लिए। साथ ही हमला बोलते हुए कहा कि अगर खुद मलाई खाइएगा, अपने दामादों को मलाई खिलाइएगा तो फिर कहां से जनता को रोजगार दे पाएंगे। वहीं जनसुराज पर हमला बोलते हुए कहा कि जमीन पर कहां है जनसुराज, सिर्फ मोबाइल खोलिएगा तो दिखेगा। मौके पर एआईसीसी के पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, मिर्जा साने आलमबीग, जिला प्रवक्ता समीर कुमार सहित कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे। भाई देखिए 17 महीने में हमें जो है 5 लाख रोजगार दिए। आप बताइए जो 20 साल की सरकार रोजगार देने में मतलब पूरी तरीके से अक्षम रही, उसमें 5 साल में इतना मतलब 17 महीने में 5 लाख रोजगार तो बहुत होता है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होगी तभी आप जनता के लिए काम कर पाएंगे। अगर खुद मलाई खाएंगे, अपने दामादों को मलाई खिलाएंगे तो कहाँ से फिर जनता को रोजगार दे पाइएगा। भाई साहब, जनता को अगर रोजगार देना है तो फिर जनता के लिए सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अपने लिए तो 200 करोड़ की ज़मीनें खरीद लेते हैं। कहाँ से खरीद लेते हैं, कहाँ से आता है ये पैसा? 500 करोड़ 200 करोड़ देश से लेके विदेश तक में ज़मीनें खरीद रखी हैं जनता के लिए। उनके पास 2 डिसमल 3 डिसमल ज़मीन नहीं है। आप बताइए महादलित जो हैं उनके पास आज भी ज़मीन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि 3 डिसमल जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर और 5 डिसमल जो ग्रामीण इलाके हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दी जाएगी। आज जब बच्चों की बात आती है कि एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, बंद कर दी आपने। क्यों बंद कर दी भाई स्कॉलरशिप? बच्चा पढ़ जाएगा तो आपसे सवाल पूछेगा, इसलिए आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी उनकी। तो वास्तविकता ये है कि ये सरकार नहीं चाहती कि कोई पढ़े लिख रहे। डिग्रियाँ बिकती हैं बताइए। अरे भाई डिग्रियाँ बेचने की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है आपको? जब बच्चा खुद ही पढ़ने के लिए तैयार है, स्कूल कॉलेज खुलवाइए, बच्चों को एडमिशन दीजिए, अच्छे शिक्षक भरिए। आप अस्पताल में जाइए, डॉक्टर नहीं। आप स्कूल में जाइए, शिक्षक नहीं। तो ये समस्या कैसे समाधान होगा? ये समस्या तभी समाधान होगा जब सरकार में बैठे लोग जो निरंकुश हो चुके हैं, जिनको लगता है कि वो जो है जनता को कुछ चंद पैसे देके इलेक्शन के टाइम जीत सकते हैं, तो उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जनता जागरूक है और जनता अपने हक के लिए पूरी तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन को चुनेगी, मौका देगी और जनता अपने लिए नौकरी तलाशेगी। उसे नौकरी चाहिए तो कोई हम मानते ही नहीं। ज़मीन पे कहाँ है जनस्वराज? सिर्फ हवा हवाई। भाई आप मोबाइल खोलिएगा तभी जनस्वराज दिखेगी आपको। राजद में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? क्योंकि अभी तक आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री को, तेजस्वी को आप लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं, आप लोग घोषित नहीं कर रहे हैं। देखिए जब इस चुनाव में बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहेगा? देखिए ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। यहाँ हम सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता ही हमारा माई है, जनता ही हमारा जो है बाप। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको खबर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? विधायक ही तो करते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव। ये तो सिंपल है, कोई पर्ची निकाल के तो हमें चुनाव मतलब वो करना नहीं है ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता पर्ची निकालो और बना दो, वो नहीं होता हमारे यहाँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कई चुनाव में मैंने आप लोगों ने भाजपा को टारगेट किया कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है,
अरे भाई तो कौन चेहरा है, आप बता दीजिए कौन चेहरा है। अब हम महिला अपराध, पलायन और इन सारे मुद्दों पर हमने लगातार बढ़ चढ़कर मुद्दों पर बात भी की और पलायन रोकने के लिए यात्रा भी की, उसके साथ में वोट अधिकार जो यात्रा है वो भी की। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर, जिसमें एक मुद्दा ये है कि बिहार में जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से जो 94 लाख परिवार हैं उनकी जो आय है वो अभी सिर्फ 6,000 रुपये प्रतिमाह, यानी 200 रुपया प्रतिदिन। आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए 200 रुपया प्रतिदिन पर किस तरीके से वो घर चलाती होगी, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रही होगी, किस तरीके से अपनी जो है स्वास्थ्य सुविधा पर पैसे खर्च कर रही होगी। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आज 20 साल की सरकार उस पर चुप्पी है। इन्होंने वादा भी किया कि ऐसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे, पर वो कहाँ है 2 लाख रुपया, वो तो सिर्फ चुगला पार्टी बन के सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार था उसी तरीके से 2 लाख रुपए का जो है झांसा दिया गया। तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ 81 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी जो आय है वो 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से। आप समझिए कि 10,000 रुपये में कैसे घर चलते होंगे, हम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं। फिर मैं आती हूँ कि महिलाओं की जो स्थिति है, एनीमिक जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा है। आप समझिए कि 65% 60 के एवब है जो यहाँ की बच्चियाँ हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर सरकार उस पर क्या ठोस उपाय कर रही है ये आज तक नहीं पता चला। 20 साल की सरकार है पर उस पर कोई उपाय नहीं हुआ। महिलाओं की स्थिति पूरी तरीके से दयनीय है। कुपोषण का भी वही हाल है। आप देखिए लगातार कुपोषण की जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तीसरी चीज़ अपराध। आप बताइए कि 2005 में जो अपराध का आंकड़ा था वो था सिर्फ 1,07,000 के करीब आसपास। अभी अपराध का क्या आंकड़ा है? अभी है अपराध का आंकड़ा 3,47,000 के आसपास। 300% अपराध बढ़ा है बिहार में। और बिहार के अपराध की क्या बात करूं, मैं तो मुजफ्फरपुर की बात करूंगी। एक बच्ची का बलात्कार हुआ, ये कहीं जो पुणे की बच्ची थी उसका अब बलात्कार हुआ। बलात्कार तो आप रोक नहीं पाए पर उसको आप इलाज नहीं दे पाए। आप इलाज इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी, इस वजह से आप उसको इलाज नहीं दे पाए। पर उस बच्ची का क्या कसूर था जिसने बिहार के जो है मुजफ्फरपुर में जन्म लिया था? मैं समझती हूँ कि उससे ज़्यादा मतलब शर्मनाक किस्सा हो नहीं सकता बिहार के लिए, जहाँ बिहार में बलात्कार इक्का दुक्का कभी सुनने में आया करता था जब हमारी सरकार हुआ करती थी। पर आज बलात्कार के केसेस सिर्फ 2023 में 1818 हो चुके हैं। और आप मान के चलिए जो हत्याएं हो रही हैं, एक महीने में 30 हत्याएं बिहार में हो जाती हैं। आप कहीं दूर मत जाइए, मैं मुजफ्फरपुर की अगर बात करूंगी तो मुजफ्फरपुर में मई के महीने में 4 हत्याएं हुई और लगातार मई के महीने से सितंबर तक 10 हत्याएं हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि हत्या लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी होती है सरकार की कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। आप बताइए, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर अगर व्यापारी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, वर्कर को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो किसको सुरक्षा देंगे आप? अगर आप सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप पलायन भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या पा रहे हैं? 20 साल से सिर्फ वादे कर पा रहे हैं, वो भी झूठे जुमले कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बताइए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देके गए थे मोदी जी, कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज? आपका बजट जो आता है उस बजट को भी आप खर्च नहीं कर पाते। लगभग 65,000 करोड़ के करीब आपका बजट वापस चला जाता है। बिहार की जनता जहाँ पर बजट आप खर्च कर सकते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जहाँ पर शुगर फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं, जहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ उनको भगवान के सहारे छोड़ देते हैं ताकि वो दूसरे प्रदेशों में जाएं और वहाँ पर जाकर 10,000 का रोजगार करें। जनसुराज पार्टी द्वारा मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर ए के दास को आधिकारिक रूप से प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद शुक्रवार को प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर महानगर अध्यक्ष उमेश कुमार शाह ने कहा कि पार्टी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी एप्लीकेंट जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन किया था उनमें से ए के दास पर पार्टी ने नगर मुजफ्फरपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी और हम सभी मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मुजफ्फरपुर विधानसभा से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। डॉक्टर दास ने कहा कि जनसुराज पार्टी की तरफ से मुझे मुजफ्फरपुर विधानसभा का प्रत्याशी चुने जाने पर मुजफ्फरपुर जिला इकाई और जनसुराज पार्टी का धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। 2025 परिवर्तन का साल हो, जहां हम पारंपरिक व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर दास ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और 14 नवंबर को बिहार एक नए युग में प्रवेश करेगा। मौके पर महानगर अध्यक्ष उमेश कुमार शाह
संगठनात्मक महासचिव प्रीतेश प्रताप सिंह, सैयद मासजिद हुसैन, जिला महिला अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद गुप्ता, विश्वजीत कुमार, अरविंद पांडे सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। पूरी मजबूती के साथ चुनाव की प्रक्रिया में उतर चुकी है और व्यवस्था परिवर्तन, बिहार के भविष्य के नवनिर्माण, बिहार के भविष्य की चिंता करते हुए बिहार के बच्चों के लिए इस बार वोट मांग रही है, ताकि 2025 वो परिवर्तन का साल हो जहां पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से हटकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ओर हम लोग आगे बढ़ें, जहां युवाओं को मौका मिले और युवा वर्ग जो है राजनीति में अब आगे आए। इसी विचार के साथ जनसुराज पार्टी आगे आई और इसी विचारधारा के तहत ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई। आपका सवाल बहुत स्वागत योग्य होगा। एक तरफ सूरवीर है, एक तरफ धर्मवीर है, इसमें अपने आप को कहा हम जनसुराज जनवीर हैं, हम जनता की आवाज है, हम आम जनता हैं, इसलिए हम जनवीर हैं। हम जनता की आवाज को आगे ले जाएंगे, इसलिए जनता हमारे साथ रहेगी। सर, लेकिन आपकी पार्टी का निशाना जो है वो एनडीए ही क्यों है ज्यादातर? ये आपका परसेप्शन है कि वो एनडीए निशाना है। निशाना तो हमारी जनता है, जिनकी दुर्गति जो पिछले 35 सालों से राजनीतिक पार्टियों ने की है, तो इस दुर्गति से निकालने का प्रयास ही जनसुराज है। इसलिए निशाना दोनों है, चाहे हर वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को इस हालत तक पहुंचा दी। टिकट घोषणा के साथ ही जनसुराज में भगदड़ मच गई, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे वो एक माफी भी चल रही है। तो अभी इस परिस्थिति थोड़ा असमंजस की है कि इस्तीफा दिया है, कुछ आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंची होगी। हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते। संगठन को एकजुट रख पाएंगे इस हालात में? संगठन को एकजुट कैसे रखेंगे? संगठन आपके सामने बैठी है, आप संगठन को देखें। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग साथी जो संभावित प्रत्याशी थे, श्री विश्वजीत जी, राहुल जी। आरोप भी लगाया जा रहा है कि पार्टी जो है एक फिक्स अमाउंट लेकर जो है तब किसी को टिकट प्रोवाइड कर रही है, और अगर जनता के बीच अपनी योजनाओं का कार्ड पहुंचा रही है तो वो भी 20 रुपए लेकर कर रही है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए कि एक नई राजनीतिक परिपाटी है। आज तक आप लोग कभी ऐसी व्यवस्था देखे नहीं होंगे जहां संभावित प्रत्याशियों से एक फॉर्म के द्वारा, शुरू में गूगल फॉर्म, बाद में एक मतलब ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा आप एक बजाबते पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसका प्रचार किया गया। मतलब ये कि कोई आम आवाम, कोई जनसुराज पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण कार्यकर्ता भी अगर अपना फॉर्म भरता है तो उसको एक मौका है राजनीतिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने का। तो एक नई परिपाटी है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। पार्टियां ऊपर से चुनती हैं, बंद कमरे में चुनती हैं, एप्लीकेशन तो नहीं लिया जाता। और एप्लीकेशन आपको इसी बार दिखा जहां लोगों ने अपना एप्लीकेशन भरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भरा, अपना पूरा बायोडाटा भरा, उनकी पूरी प्रक्रिया में उनकी जांच पड़ताल हुई, उनको जमीन पर उतारा गया, तरह तरह की कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई के बाद काफी मनन चिंतन और अलग अलग सांगठनिक व्यवस्था के तहत उनकी परीक्षा के बाद ही किसी उम्मीदवार को चुना गया। तो आप समझिए कि एक नई परिपाटी है। जब आप किसी तरह का कोई नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे वो आप प्रोफेसर की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे डॉक्टर की नौकरी लेना चाहते हो, कुछ तो परीक्षा देते हैं ना, कोई तो परीक्षा देते हैं ना। तो जब आप विधायक बनना चाहते हैं तो कुछ तो परीक्षा दीजिए। तो ये एक नई परिपाटी है और इस परिपाटी को हम समझते हैं कि स्वागत योग्य परिपाटी है, और हम समझते हैं कि अन्य पार्टियां भी अब उसको कॉपी कर रही हैं। और जहां तक आपका रहा 20 रुपए का बात, तो वो परिवार लाभ कार्ड है जिसमें जो बिल्कुल ही मुफ्त है। परिवार लाभ कार्ड का जो हम लोगों ने एक आह्वान किया था, वो आह्वान बिल्कुल ही मुफ्त है। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास था कि जो लोग परिवार लाभ कार्ड लें वो पहले जनसुराज के प्राथमिक सदस्य बन जाए।
और प्राथमिक सदस्य बनने के लिए 10 रुपए का रसीद उनको दिया गया। तो 20 रुपए किसी ने नहीं लिया, 10 रुपए का रसीद दिया गया। परिवार लाभ कार्ड बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर बलमी चौक स्थित जीवक्ष कॉलेज में कंप्यूटर लैब में लगा सीलिंग अचानक गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पिछले साल ही कंप्यूटर लैब रूम में सीलिंग तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश पंडित के कार्यकाल में कराया गया था। सीलिंग गिरने को लेकर कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रोफेसर डॉक्टर वृंदा राम ने बताया कि पिछले साल इस कमरा में काफी लागत से कंप्यूटर लैब का निर्माण कराया गया था, लेकिन घटिया निर्माण और कमीशन के चक्कर में आज यह दुर्दशा है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर किशोर कुमार पासवान ने कहा कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कोई उस समय रूम में नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। नुकसान चाहे जितना हो, कोई बात नहीं है। मैंने इस कार्य को कराने वाले ठेकेदार को बुलाकर दिखाया है। जल्द ही मरम्मत कार्य पूरा कराकर बच्चों का पठन पाठन का पूर्ण आरंभ कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु आपको धन्यवाद, बधाई, वेलकम इस महाविद्यालय में। क्योंकि मैं तकरीबन 2 महीना मेरा ज्वाइनिंग हुआ है और मुझे मालूम हुआ, रास्ते में थे, किसी कर्मचारी ने कहा कि कंप्यूटर रूम का सीलिंग गिर गया है। तो मैंने जा कर के खोल करके देखा। मैंने सबसे पहला कहा कि भाई किसी तरह के कोई विद्यार्थी नहीं न था, घटना नहीं न हुई है। तो हम ईश्वर को शुक्रिया अदा किए कि भाई चलिए कोई विद्यार्थी नहीं था। इसके बाद हमने बड़ा बाबू से कहा कि भाई ये जो फॉल सीलिंग का कौन काम किया है, तो कहा हाँ सर हम बुला देते हैं। उनको बुलाया गया, सामने आया वो बेचारा, देखा कि सर उसको सीलिंग जो पानी का रिसाव है, टूटने का कारण घटिया निर्माण हो सकता है क्या? हो सकता है, मैं उसे नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि सभी रूम में ना गिर करके वहाँ क्यों गिरा, तो हमको लगा कि देखा हमने कि पानी का रिसाव है, छत से पानी टपक रहा था। क्योंकि इधर एक चीज़ और बताया गया कि आपके यहाँ स्मार्ट जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, वो कचरा में फेंका गया है। इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अब पहले के क्या हुआ है मैं तो उसके बारे में नहीं कुछ कहा। जो वर्तमान में है परिवेश में जो देख रहे हैं वही देखें। विद्यालय के प्रोफेसरगण बता रहे हैं कि बच्चों के पढ़ाई के लिए लाया गया जो स्मार्ट बोर्ड है उसको कचरा खाना में फेंका गया, ये भारी लापरवाही है। हाँ, ये लापरवाही हो सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर इस तरह के संज्ञान में बात आई है तो मैं उस पर तहकीकात करूँगा, और अगर ऐसा है फेंका गया है, अगर टूट गया है तो फिर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्या परिचय? कहना यही है कि जीवक्ष महाविद्यालय मोतीपुर में है। यहाँ इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ इस हॉल का निर्माण का, और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा टूट करके गिर गया है। इसमें उस समय कोई स्टाफ रहते, कोई शिक्षक रहते, कोई स्टूडेंट रहता तो उनका क्या हश्र होता, यहाँ पे सर फट जाता, हाथ टूट जाता, मौत को जूझते रहते। और पता नहीं कैसे कैसे यहाँ के प्रिंसिपल साहब इस चीज़ का निर्माण करवा दिए, पैसा का बंदरबाट करवा दिए। और ये चीज़ का आप यहाँ जानकारी लेने आइएगा तो यहाँ अभी हम लोग को जैसे जानकारी मिला कि महाविद्यालय में छत गिर गया और इसी साल बना हुआ था। हम लोग आए कि भाई देखते हैं इसको खुलवा करके। जब खुलवाने के लिए आए तो क्या रीज़न था जो चपरासी को बोला गया कि तुम जाके हॉल नहीं खोलो। उसके बाद भी जब हम लोग गए वहाँ बोलने कि क्यों नहीं खुल रहा है, तो डर कर सहम कर आया है खोलने के लिए। क्या रीज़न हो सकता है? इसका मतलब ये भ्रष्टाचार में लीन है, ये भी उसमें है, सहयोग दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।